मित्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 10th की लोकतंत्रात्मक राजनीति बुक का ये पहला चैप्टर है, सत्ता में साझेदारी, और इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इसे देखते हैं। सत्ता में साझेदारी का जो विषय है, ये एक लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था होती है उसी से निकला है। और इस संदर्भ में आप हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं, तो आप भारत का संदर्भ इस संबंध में ले सकते हैं। जैसे कि आज़ादी के शुरुआती दौर में यहाँ सरकारें जो हैं किसी एक पार्टी की हुआ करती थीं, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या कि जो है किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। और क्योंकि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न विचारधारा वाले, विभिन्न जाति धर्म वाले लोग निवास करते हैं हमारे देश में। हमारा देश एक बड़ा देश है, तो उस संदर्भ में हमें कहीं ना कहीं सत्ता में साझेदारी ही एकमात्र वो एक रास्ता था जिससे हम अपने देश को आगे ले जा सकते थे। क्योंकि हमारा देश जो है तुरंत अभी उसको स्वतंत्रता मिली थी, और इसके लिए ज़रूरी था कि जो है हम मिलजुल कर अपना शासन चलाएं। केवल इस दृष्टिकोण से ही हम अपने देश का विकास कर सकते थे। अब हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो कि इस चैप्टर में है, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका कमोबेश दोनों छोटे देश हैं, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटे हैं ये। अब बेल्जियम की बात करते हैं तो बेल्जियम की जो सीमाएं हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग इन्हीं से लगती हैं। ये उनके पड़ोसी देश हैं। इनकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के करीब आधी है। और जातीय जो बनावट है यहाँ की वो बहुत ही जटिल है। 59% हिस्सा जो है वो एक खास इलाका है, फ्लेमिश इलाका है, वहाँ रहती है और डच बोलती है। और 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रसल्स के 80% लोग जो हैं, 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% जो लोग हैं वो डच भाषा को बोलते हैं। और अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ लेने वाले डच भाषाभाषी लोग भी इससे कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर किए, और 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रसेल्स में दिखा। एक विशेष तरह की समस्या थी, क्योंकि डच बोलने वाले वहाँ ज़्यादा थे, लेकिन समृद्धि के मामले में फ्रेंच भाषाभाषी लोगों के बराबर नहीं थे। इसकी तुलना श्रीलंका से करते हैं। श्रीलंका भारत के तमिलनाडु के दक्षिणी तट के पास स्थित एक देश है, और भारत से बहुत नज़दीकी जो है इसके रिश्ते रहे हैं। की आबादी लगभग 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंकाई आबादी में भी कई जातीय समूह को लोग रहते हैं। सबसे बड़ा सामाजिक समूह है जो वो सिंघली है, और जिनकी आबादी 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है जो कि 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं और भारतीय मूल के तमिल हैं। और हिंदुस्तानी तमिल वह हैं जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें हैं। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं, यानी कि जो भारत से सटा हुआ इलाका है। और सिंघली लोग, अधिकतर जो सिंघली लोग हैं वो बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ ईसाई हैं, इनका 7% हिस्सा है। वो सिंघली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब श्रीलंका में, अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच जो बोलने वाले हैं संख्या बल अपनी संख्या बल के आगे फ्रेंच भाषाभाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। जो फ्रेंच और जर्मन अल्पसंख्यक समूह था उस पर अपनी बात थोप सकते थे, और संभव था कि इससे देश बढ़ जाता और ब्रसल्स पर दोनों लोग अपना अपना दावा ठोंकते। श्रीलंका में सिंघली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था, और वह लोग अपने मुल्क में मनमानी चला सकते थे। अब आइए देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हावी रहा, काफ़ी समय तक हावी रहा। 1948 में यह स्वतंत्र देश बना और अंग्रेज लोग यहाँ भी शासन करते थे। और सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर प्रभुत्व जमा लिया और सिंघली भाषा की अनिवार्यता कर दी वहाँ। और तमिल भाषा को जो है कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का प्रयास हुआ, और तमिल को वो महत्व नहीं मिला, और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली।
प्रावधान किया गया कि बौद्ध मत को ही केवल सरकार संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने तमिलियों की, जो तमिल मतावलंबी वहाँ थे, तमिल धर्म को मानने वाले, वो यानी तमिल मूल के जो लोग थे, और हिंदू उसमें भी थे, उसमें मुस्लिम्स भी थे, उस संख्या में क्रिश्चियंस भी थे, और तमिल भाषा बोलते थे। उन्हें लगा कि उनके अधिकारों का निरंतर हनन हो रहा है। अब नौकरियों में या हर जगह उनको भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था, और संबंध जो है श्रीलंकाई तमिल के और सरकार के निरंतर खराब होते गए। और बहुसंख्यक वाद इसी को कहते हैं, जब कोई संख्या बल के आधार पर कोई भी समूह मनमाने ढंग से आचरण करने लगता है और अल्पसंख्यक समुदाय की जो ज़रूरतें हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनको निरंतर नीचा दिखाता है या अंडरमाइन करने का प्रयास करता है, महत्वहीन करने का। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने की मांग की, और शासन में स्वायत्तता की मांग की, अपने समान अधिकारों की मांग की, और इन मांगों को लगातार नकारा गया। 80 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में समान ईलम ईलम मीन्स सरकार होती है, तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। श्रीलंका में जो दो समुदाय हैं, सिंहली और तमिल, इनके बीच अविश्वास बढ़ा और उसका जो स्वरूप गृह युद्ध के रूप में देखने में आया। परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोगों जो है को अपनी जान गंवानी पड़ी। अनेक परिवार जो है शरणार्थी बन गए, और भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं रहा। भारत को भी इसमें बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत अदा करनी पड़ी, और यहाँ तक कि उसी के चलते भारत ने अपनी सेना भेजी 1988 में, और वो भी एक विफल प्रयास रहा, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की जो है हत्या हो गई इसी जो है मुद्दे को लेके। हालांकि भारत को इसमें कुछ नहीं मिला। और बाद में क्या हुआ, बाद में वहाँ तमिलों ने अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया, और लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम की स्थापना हुई, और प्रभाकरन उसके नेता हुआ करते थे। लेकिन 1908 में उनको घेर कर, उनको मतलब बहुत निर्ममता से इस जो है आंदोलन गृह युद्ध का क्या कर दिया गया, सफाया कर दिया गया। अब बेल्जियम की साझेदारी, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से हमेशा एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, और 70 और 1993 के दशक में तमाम संशोधन इसलिए कर डाले कि किसी को अपने बेल्जियम में बेगानेपन का एहसास ना हो, यानी उनकी जो आबादी है वो मिलजुल कर रहे, और एकता को बढ़ाने वाले प्रयास किए गए। उसका नतीजा क्या रहा कि लगभग समस्त जितने भी वहाँ समुदाय थे, धार्मिक भाषा भाषी समूह हो या जो भी रहे हों, चाहे अल्पसंख्यक समूह रहा हो, उस सबको कहीं ना कहीं ये लगा कि सरकार हमारी बातें सुन रही है और हमारे लिए स्पष्ट प्रावधान हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार जो वहाँ की बनेगी, उसमें डच और फ्रांस जो बोलने वाले लोग हैं, इनके मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत पक्ष में हो तभी कोई कानून पास होगा, एक तरफा फैसला नहीं होगा। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को जो है सुपुर्द कर दी गई हैं, यानी क्षेत्रीय सरकारें भी वहाँ उतनी ही सक्षम हैं, और राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ब्रसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व समान है। ब्रसेल्स क्योंकि एक महत्वपूर्ण शहर है यूरोप का, और यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है, तो वहाँ ये माना गया कि दोनों समुदायों की सरकार में भागीदारी समान रहे, और इसको लेके किसी भी समुदाय को कोई आपत्ति नहीं है। ये ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है कि यूरोपीय देश किसी भी निर्णय को लागू करने में और बहुत ही समझा ले जाते हैं अपनी जनता को। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि लोकतंत्र के उच्च मानदंड पर वो हैं, और उच्च मानदंड को फॉलो करते हैं। संसाधन उनके पास अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है आबादी कम है, और वैचारिक विमर्श जो होता है वो ओपन होता है, उस पर कोई बाधा नहीं है। सरकार जो है विचार की जो स्वतंत्रता है उसको महत्व देती है। तो क्षण क्षण के जो भी असंतोष है, जो भी समस्याएं हैं, वो बाहर आती रहती हैं, और गवर्नमेंट सरकारें जो है उनको पूरा महत्व देती हैं। गृह युद्ध क्या होता है, जब किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की जो लड़ाई है वो हिंसक रूप ले लेती है, तो उसे लोग गृह युद्ध कहते हैं। अब केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है, सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग
चाहे वो जहाँ भी रहें, इस समुदाय को, सामुदायिक सरकार को चुनते हैं और भाषा, संस्कृति और शिक्षा जैसे मुद्दे जो हैं वहाँ उनको, उन पर निर्णय लेने का अधिकार इन लोगों को होता है। यानी स्थानीय जो सरकार होती है स्थानीय मुद्दों को पूरी तरीके से हल करती है, उसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं होता। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी ये व्यवस्था बेहद सफल रही है, लेकिन इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने फैसला किया तो ब्रसल्स को उसका जब अनेक देशों ने ये फैसला किया कि हाँ, मन जब अनेक देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रसल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। बेल्जियम और श्रीलंका की इन दो कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन सत्ता में साझेदारी के मुद्दे पर दोनों देशों ने अलग अलग रास्ता अपनाया। और एक देश ने तो क्षेत्रीय भावनाओं का आदर किया, अल्पसंख्यक समूहों का आदर किया, उनकी भाषा, संस्कृति, शिक्षा सबका आदर किया और सबको अधिकार दिया और अपना विकास किया। लेकिन एक दूसरा देश है, वहाँ क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी के पर वो सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी सत्ता को बहुसंख्यक लोगों को ही सौंपा। और इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार ना बनाने का संकल्प लेता है, फैसला करता है, तो उससे देश की एकता या अखंडता ही संकट में पड़ जाएगी। और अगर शांति नहीं है, सद्भाव नहीं है विभिन्न समुदायों के बीच, तो किसी भी प्रकार की तरक्की संभव नहीं है। ये एक कार्टून है, इस प्रकार का जो है जर्मनी की एक समस्या का जो है संकेत किया गया है, समस्या को लेके। यहाँ यहाँ भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। इस प्रकार सत्ता की अब आप ये समझिए कि सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। क्योंकि सत्ता के पक्ष में दो तरीके से दिए जा सकते हैं। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे जो है विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं के बीच टकराव का अंदेशा खत्म हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना ज़्यादा अच्छा होता है। और आप ऐसे ही मानिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं देश में गृह युद्ध की स्थिति रहेगी हमेशा, और सारे समुदाय जितने भी हैं वो प्रमुखता से एक दूसरे के प्रति जो है असंदेह और असंतोष रखेंगे, और उससे लॉन्ग टर्म में देश की एकता, अखंडता तो कहीं ना कहीं खतरे में रहेगी और देश का विकास भी प्रभावित होगा। जैसे कि अब आप भारत की स्थिति ले लीजिए। भारत में 1990 तक, 91 तक जो हमारे यहाँ वंचित तबके थे, और तो उसको जो है आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान में थी वो नहीं दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे वो कब तक संभव था, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था थी, उसको जो है हमें उन नागरिकों को जो ज़रूरतमंद थे उनको देना ही देना था। लेकिन हुआ क्या कि सरकारें जो है वोट बैंक के चलते या किसी खास वर्ग को नाराज़ ना करने के चलते वो चीज़ों को दबाए रहे। लेकिन कब तक, इससे संतोष भड़क सकता था। हमारा देश विशाल है, विभिन्न मतावलंबी और विभिन्न भाषाभाषी समूह यहाँ रहते हैं, इनकी अपनी समस्याएं थीं, और वो बहुत दबाव में ये निर्णय लिया गया था। लाइक उस समय भी लोग खुश नहीं थे और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो उसको ध्यान दे के आरक्षण लागू किया गया और वंचित तबकों की आवाज़ों को सुना गया। अगर ये ना होता तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो हमारा देश इस समय ये इस स्थिति में है वो होता? हमारे यहाँ अभी भी गरीबी एक बड़ी संख्या में, बड़ी जो है हमारी पूरी आबादी का एक बड़ा सा परसेंटेज आज भी बहुत गरीबी रेखा के नीचे है, ये सच्चाई है। लेकिन तब ये संख्या बहुत बड़ी होती, बहुत बड़ी संख्या में लोग होते। ऐसे ही विभिन्न देशों में लाइक ये समस्याएं हैं। और सत्ता की साझेदारी के जो रूप हैं, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, ये सही है। इस धारणा के खिलाफ सत्ता की साझेदारी का विकल्प सामने आया। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसके पीछे मान्यता ये रही है कि सरकार की सारी शक्तियों का जो स्रोत है एक स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। यानी किसी स्थान पर कोई समूह रहता हो तो समस्त जो है शक्तियाँ और पावर उसी आदमी में होना चाहिए, क्योंकि जब
फैसला लेने की बात आएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो विभिन्न अंगों में समन्वय बनाना संभव नहीं होगा। अगर विभिन्न केंद्र बिंदु रहेंगे सत्ता के तो फिर उसमें समन्वय नहीं बना मिलेगा। ये इसके जो है विपरीत तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अगर होगा तो ये स्थितियां आएंगी, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतने मत रहेंगे और सभी मतों में एक सहमति बनाना, एक आम सहमति बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इससे लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं और अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों, उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में उनकी बातें शामिल होती हैं। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। अब शासन के जो विभिन्न अंग हैं, बात ये तो मान लीजिए जो हमारे यहाँ राजा रजवाड़ा राज करते थे और राजतंत्र था, तो सत्ता के विभिन्न केंद्र नहीं हुआ हुआ करते थे। लाइक जो समझ शक्तियाँ हैं वो एक ही आदमी के अंतर्गत रहती थी और सीमित मात्रा में उनके जो मिनिस्टर्स होते थे वो उत्तरदायी होते थे, वो भी निर्णय ले सकते थे, लेकिन शक्ति का जो केंद्र बिंदु था वो कोई एक व्यक्ति था। आजकल क्या स्थिति है, शासन के विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसे सत्ता का समान वितरण कहेंगे, क्योंकि सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। मान लीजिए न्यायपालिका, विधायिका जो है वो कानून बनाती है और व्यवस्थापिका उसको जो है लागू करती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और जो है उसके बारे में जो क्या सही है क्या गलत है इसका जो है निर्णय न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण रखती है, अंकुश लगाती है। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। लाइक शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है कि शक्तियों के विभिन्न केंद्र रहें लेकिन कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर नियंत्रण रखें। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सरकार हो जाए और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं है। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार होगा। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकार के नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी ही इकाइयाँ हैं। उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर चर्चा करेंगे। जो अगला अध्याय है वो इसी का है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, भाषाई, धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। बेल्जियम में सामूहिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। अब जैसे लगभग सभी जो यूरोपीय देश हैं वो छोटे छोटे देश हैं, वहाँ की जनसंख्या कम है। वहाँ जो भाषाई और जैसे बेल्जियम में 2-3 भाषाई समूह हैं, लाइक फ्रेंच हैं, जर्मन हैं और डच समूह है। 3-4 हैं और कुछ बहुत माइनर अल्पसंख्यक समुदाय होंगे जो कि हज़ारों या 10-20 हज़ार की जनसंख्या उनकी होगी। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, भारत में ये चीज़ें कहना तो आसान है, लेकिन भारत में आप सत्ता की साझेदारी को आप देख ही रहे हैं। जिस अनुसार यहाँ की आबादी है उस अनुसार यहाँ भी बहुत बेहतर तरीके से हमारा शासन चलाया जाता है और सरकारें किसी की भी रही हों, हम मिलजुल के ही अपना शासन चलाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 1947 से लेके आज तक इतने चुनाव हुए हैं और सब जो है पारदर्शी व्यवस्था के तहत संचालित किए गए हैं और किसी भी समूह को इस बात की आपत्ति नहीं है कि हम उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। अगर है भी तो एक शिकायती लहजा है, वो किसी खास जो है जगह की समस्या हो सकती है। अदरवाइज हमने भी सत्ता की जो साझेदारी है उसका जो है जो मैटर है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है सॉल्व किया है, उसका समाधान किया है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी सत्ता में उचित जो है हिस्सेदारी मिली है और सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी के लिए अलग अलग तरीकों पर जो है हमने चर्चा की और बाद में उसको हमने लागू किया है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न दबाव समूह और हमारे यहाँ
अगर कोई भी सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारे यहाँ जो दबाव समूह है वह भी सरकार पर हमेशा ये दबाव बनाते रहते हैं कि आप किसी भी खास समुदाय को अनुचित लाभ देने के लिए या किसी भी समुदाय के जरूरी अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो एक जो है हम एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और अलग अलग विचारधारा वाली, अलग अलग जो है मूल्य मान्यताओं को मानने वाली जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं शासन में बारी बारी से आती हैं और इस प्रकार एक जो विविधता निकल के आती है उस विविधता ने सत्ता में साझेदारी के विचार को बहुत मजबूत किया है। अब ये संभव नहीं है, हर एक समुदाय मुखर है, हर एक समुदाय अपनी समस्याओं के प्रति पूरी तरह जागरूक है, वो शासन में अपनी भागीदारी चाहता है, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो किसी भी पार्टी के लिए किसी भी खास समूह को, समुदाय को इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होगा भविष्य में। लिहाजा हमारे यहाँ के भी विभिन्न राजनीतिक दल और जितनी भी और समूह हैं ये सब बहुत अच्छे तरीके से सत्ता में साझेदारी करके ही अपना शासन चला रहे हैं। उम्मीद है मित्रों ये जो है चैप्टर आपको समझ में आया होगा और आप जो है इस चैनल के माध्यम से अगर आपको जो है कोई भी जो है टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम उस पर अपनी बात रखें, अपना वीडियो बनाएं, तो फिर हम उसका स्वागत करते हैं और आलोचनाओं का हमेशा स्वागत रहेगा। और जो है आपसे ही से हम सीखेंगे। लाइक जो छात्र होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाते भी हैं हमें। तो ये रहा और अगले चैप्टर में हम और विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। धन्यवाद।